कहानी का शीर्षक है बेटी अपना हिस्सा जरूर लेना। सोमवार का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन आज दोनों भाई दिनेश और नवीन छुट्टी पर थे। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर हिना, नवीन की पत्नी, रसोई में अपनी जेठानी नेहा के पास गई और उससे बोली, अरे सुना आपने भाभी, आज सुरेखा आ रही है फिर से। अभी पिछले महीने ही तो आई थी। राम ही जाने, मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना कि सुरेखा आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई ज़रूरी काम है उसे। ऐसा क्या काम आ पड़ा जो इतनी जल्दी दोबारा आ रही है? और क्या काम होगा? बाबूजी की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाहिए होगा, इसलिए आ रही होंगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी, आखिर बाबूजी ख़त्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यही थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर ही रही थी कि माँ रसोई में आ गई, जिन्हें देखकर दोनों चुप हो गई। कुछ चाहिए था माँ जी? हाँ, मुझे पानी की बोतल दे दो। माँ ने पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चली गई। क्या लगता है भाभी, इन्हें पता होगा? अरे होगा क्यों नहीं, देख ले। चोरी छुपे अपनी बातें सुन रही थी। दोनों देवरानी जेठानी की पंचायती बदस्तूर जारी थी कि इतने में रमन जेठानी का बेटा ने आकर बताया कि सुरेखा बुआ आई है। लो आ गई, तैयार हो जाओ अब सेवा चाकरी के लिए। एक तो सेवा भी करो, ऊपर से इन्हें हिस्सा भी चाहिए। ध्यान रखना, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। देखे क्या क्या मांगती है। दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो देखा सुरेखा अकेली ही आई है। पवन जी, नंदोई साथ नहीं है। सुरेखा राम स्वरूप शर्मा और कमला जी की बेटी, दोनों भाइयों से छोटी पर सबकी लाडली थी। जब तक कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भाई भाभीओं पर न आई, तब तक राम स्वरूप जी ठीक थे। दोनों भाइयों की पूरी शिक्षा होने के बाद दोनों के विवाह भी काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए थे। जब दोनों भाइयों की शादी हुई और घर में भाभी आई, उस समय सुरेखा पढ़ ही रही थी। जब ग्रेजुएशन के पहले साल में थी, तब राम स्वरूप जी को लकवा मार गया। इस कारण से घर की पूरी बागडोर भाई भाभीयों के हाथ में आ गई। माँ भी इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बोल सके। उसके बाद तो उन्होंने सुरेखा की पढ़ाई भी रुकवा दी। सुरेखा की हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। दोनों भाभी है उसे दिन भर काम में लगाए रखती, ना खाना खाने को ढंग से देती, ना ही ढंग के कपड़े। माता पिता का दिल रोता, लेकिन मजबूर थे। अब जवान बहन के लिए तो लोग कहेंगे ही, इसलिए शादी करना भी मजबूरी थी, नहीं तो मुफ्त के नौकरानी किसे बुरी लगती है। पैसों का रोना रोकर सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह करवा दिया गया। यहाँ तक कि लड़का भी अपनी बराबरी के देखने की तवज्जो ना उठाई। सुरेखा से 10 साल बड़े लड़के से उसकी शादी कर दी। ऐसा नहीं था कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी। बड़ा भाई जहां पिताजी के जमे जमाए व्यापार को संभाले रखा था, वही छोटा भाई खुद एक एडवोकेट था। पर लालच, लेकिन सुरेखा की किस्मत अच्छी थी कि पवन गरीब उम्र में बड़ा और कम पढ़ा लिखा ही सही, पर स्वभाव का काफ़ी अच्छा था। वह सुरेखा को पूरा सम्मान दिया करता था। अपनी बेटी को कम में ही सही, लेकिन संतुष्ट देखकर माता पिता को बड़ी खुशी होती। हालांकि जब भी वह मायके आती तो अपनी बेटी के साथ अपने बेटे बहू का व्यवहार देखकर उन्हें दुख भी होता। इतना तो वह जानते थे कि मरने के बाद बेटी का मायका खत्म है। राम स्वरूप जी चाहते थे कि मरने से पहले बेटी को उसका हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वे अपने बेटे बहुओं की नीयत अच्छी तरह से जानते थे, पर ऐसा हो न सका। इसलिए राम स्वरूप जी खुद अपनी बेटी को कहकर गए थे कि बिटिया, मेरे मरने के बाद अपना हिस्सा ज़रूर लेना। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। देखो सुरेखा, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो फिर अपना मायका भूल जाओ। यह क्या कह रहे हो भैया? अरे सही तो कह रहे हैं। क्या अपने हिस्से के लिए मायका छोड़ दोगी? कल को
आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? अब की बार बड़ी भाभी ने कहा। माफ़ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीयों के सामने हो गई। छोटे भाई ने कहा, भैया आप एक एडवोकेट होकर कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि बेटी का भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। हाँ, होता है, कानूनन अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या? जो भी है साफ साफ कहिए। अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल तो तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। ये माँ हमारे साथ रहती है, इनका खर्चा पानी अलग, तो क्या सारा खर्चा हम ही करेंगे? बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वह भरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर कभी सम्मान दिया होता तो शायद मैं ये सब छोड़ देती, पर नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट में आपके खिलाफ खड़ा ही क्यों ना होना पड़े। और रही बात माँ की, तो फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगी। हिस्सा बराबर का ले रही हूँ तो जिम्मेदारी भी बराबर की लूँगी। आज तक कुछ ना बोलने वाली सुरेखा का इस तरह का रूप देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि सुरेखा अब चुप रहने वाली नहीं। इतना तो भाई भी जानते थे कि अगर सुरेखा ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा बराबर का ही मिलेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद काफ़ी मन मुटाव के बाद सुरेखा को उसका हिस्सा दे दिया गया। पर उसके बाद सुरेखा के लिए मायका हमेशा खत्म ही रहा। यह विडंबना है हमारे समाज की। कानून जहाँ बेटी को बराबर का अधिकार देता है, वही समाज में यदि कोई बेटी अपना बराबर का अधिकार मांग ले तो लोग उसे पचा नहीं पाते।